Okay. Good morning, students. I hope you all are taking good care of yourself. So, let's just continue chapter number 3 of history, Nazism and the rise of Hitler. Okay. Today we'll be doing the next topic of section number 3, the last topic of section number 3, that is 3.2, the racial utopia. पहले अपन पढ़ते हैं कि यूटोपिया का मतलब क्या होता है, यूटोपियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, यूटोपियन वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, फिर अपन रेशियल यूटोपिया के बारे में समझेंगे, नाजी का क्या रिलेशन है रेशियल यूटोपिया से, वो सब कुछ समझेंगे. ठीक है. ओके. स्टूडेंट्स, यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है? यूटोपियन सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी होती है, सोसाइटी वेयर नो वन इज हंग्री, किसी के पास भी फूड की शॉर्टेज नहीं है, नो वन इज पुअर, बिल्कुल भी पॉवर्टी नहीं है, एवरीवन इज एम्प्लॉयड, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयड है, उसको पर्टिकुलर वेजेस मिल रहे हैं, देयर इज नो करप्शन, किसी भी तरह का करप्शन नहीं है, नो क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी क्राइम नहीं है, देयर इज पीस, हार्मनी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई भी हंगरी नहीं है, कोई किसी भी तरह की पॉवर्टी नहीं है, सारे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, एक परफेक्ट सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी को बोला जाता है यूटोपियन सोसाइटी. ठीक है, जो एक आइडियल और परफेक्ट सोसाइटी होती है उसको अपन कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी. अब मुझे आप ये बताओ, क्या हम ऐसी तरह की यूटोपियन सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी में रहते हैं? द आंसर इज नो. हम ऐसे सोसाइटी में नहीं रहते, हम एक रियल लाइफ सिचुएशन फेस करते हैं, हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रहते जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो. हम अगर किसी जगह पे पॉवर्टी नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फूड शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही. ऐसा नहीं है कि सारी कोई एक ऐसा वर्ल्ड जो बिल्कुल परफेक्ट हो जहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी सोसाइटी यूटोपियन वर्ल्ड नहीं होता है. रियलिटी में यूटोपियन सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. हम लोग एक आइडियल सोसाइटी में नहीं रहते, हम एक रियल वर्ल्ड, रियल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमको आए दिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. अब अगर हम इसी यूटोपियन सोसाइटी को नाजीज व्यू पॉइंट से समझे, तो नाजी क्या चाहते थे? नाजी ट्राई टू क्रिएट दिस यूटोपियन सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ रेस. जो नाजी पार्टी थी वो इसी तरह की यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहती थी ऑन द बेसिस ऑफ रेस. वो रेस के बेसिस पे इसी तरह की यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहती थी. नाजी आइडियोलॉजी अपन ने पढ़ा था. नाजी आइडियोलॉजी क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप पोजीशन दी जाएगी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को, और बाकी सारे जो है, जो अदर कलर पीपल है, उनके एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग जो ज्यूज है उनको नीचे रखा जाएगा, लोएस्ट रंग पे प्लेस किया जाएगा. तो नाजी आइडियोलॉजी क्या थी कि जो आर्यंस है उनको लगता था आर्यंस जो है ये एक आइडियल रेस है, अपन ने पढ़ा है कल, ये एक प्योर रेस है, ये एक परफेक्ट रेस है, तो यही एक रेस है जो कि एक परफेक्ट सोसाइटी बना सकती है. उसी सोसाइटी को बोला गया स्टूडेंट्स द रेशियल यूटोपिया, मतलब द रेशियल यूटोपियन सोसाइटी. नाजी पार्टी चाहती थी कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, जो ब्लॉन्ड ब्लू आइट नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, वो एक आइडियल सोसाइटी बनाए, और उस सोसाइटी को बोला गया रेशियल यूटोपियन सोसाइटी, कि एक ही रेस के लोग जो है, एक जो आर्यंस हैं, वही एक सोसाइटी बनाए जिसको बोला गया रेशियल यूटोपियन सोसाइटी. तो एडोल्फ हिटलर का मानना क्या था कि हमारी कंट्री में एक रेशियल यूटोपियन सोसाइटी बननी चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही रेस के लोग रहें, वही इस सोसाइटी को परफेक्ट और आइडियल बना सकते हैं. बाकी रेस के लोगों को क्या हो जाना चाहिए? वैनिश और पेरिश हो जाना चाहिए, उनको एलिमिनेट हो जाना चाहिए. तो अब स्टूडेंट्स, अब अपन ने एडोल्फ हिटलर का तो देख ले, नाजी पार्टी आइडियोलॉजी तो देख ली कि रेशियल यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें एक ही रेस के लोग रहें, जिसमें आर्यंस रहें, वो परफेक्ट है और वही परफेक्ट सोसाइटी सोसाइटी बना सकते हैं. अब ये कैसे बनाया जाए? क्वेश्चन ये आता है कि एडोल्फ हिटलर, नाजी पार्टी ने सोच तो लिया हमको ऐसे बनाना है, बट इसको बनाए कैसे? तो इसके लिए एक रेशियल यूटोपियन सोसाइटी बनाने के लिए स्टूडेंट्स, नाजी पार्टी, एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे इविल, डेंजरस और मर्डरस स्टेप्स उठाए हैं. जरा देखते हैं कैसे कैसे स्टेप्स लिए. Under the shadow of World War II, Nazis murdered millions of people to establish their racially ideal society. देखो, वर्ल्ड वॉर टू के नाम पर नाजी पार्टी ने मिलियंस ऑफ पीपल, अपन ने फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, कितने सारे ज्यूज को मारा, जिप्सीज को मारा, पॉलिश सिविलियंस को मारा, रशियंस को मारा, क्रिपल्ड को मारा, और अदर जो अपोज करते थे, तो इतने सारे मिलियंस ऑफ पीपल को मारा. क्यों? क्योंकि उनको बनाना है एक रेशियली आइडियल सोसाइटी जिसमें सिर्फ एक ही रेस के लोग रहेंगे, और जो बाकी के रेस के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे. तो एक ऐसी रेशियल यूटोपियन सोसाइटी बनाने के लिए जिसमें आर्यंस रहे, नाजी पार्टी बहुत बुरी हद तक गिर चुकी थी. अच्छा, दे ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड डिवाइडेड. अपन को पता है 1939 में सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड को ऑक्यूपाई करा था.
तो अपन इस रेशियो यूटोपियन सोसाइटी वाले पॉइंट को अपन सिर्फ इस कंट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि पोलैंड के साथ क्या करा था, और ऐसा ही वो सारी कंट्रीज के साथ करने वाले थे। अगर फ्रांस को थोड़ा बहुत उन्होंने ऑक्यूपाई करा तो फ्रांस के साथ भी ऐसा करा, रशिया को थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई करा तो रशिया के साथ भी ऐसा करा। अपन यहाँ पे सिर्फ पोलैंड की बात करेंगे। पोलैंड को काफी हद तक जर्मनी जो है वो ऑक्यूपाई कर चुका था। दे ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड डिवाइडेड इट। अब जो ऑक्यूपाई जब 1939 में पोलैंड को ऑक्यूपाई करा था, उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये देखो, जनरल गवर्नमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ जर्मन, जो ऑक्यूपाइड पोलैंड था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेटलमेंट ऑफ जर्मन, मतलब यहाँ पे जर्मनी के सेटलमेंट के लिए जगह बनाई जाएगी, याद हो तो लेबेंसराउम का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, और आधा पार्ट को नाम रख दिया जनरल गवर्नमेंट। अब जनरल गवर्नमेंट क्या है भाई, पता है यहाँ पर होते क्या थे, आपको ब्लैक स्टार्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे गेटोज और गैस चैम्बर्स होते थे। तो दो पार्ट में एडोल्फ हिटलर ने, नाजी पार्टी ने ऑक्यूपाइड पोलैंड को डिवाइड करा। एक था सेटलमेंट ऑफ जर्मन, जर्मन के सेटलमेंट के लिए, और दूसरे पार्ट को नाम दे दिया जनरल गवर्नमेंट, जहां पे लोगों को मारा करते थे, किलिंग ऑपरेशंस करा करते थे। ठीक है। अच्छा, दे ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड डिवाइडेड इट, ये अपन ने पढ़ लिया, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो सेटलमेंट ऑफ जर्मन, जर्मनी के सेटलमेंट के लिए, जर्मन पीपल मतलब आर्यंस की सेटलमेंट के लिए, और दूसरा पार्ट किसके लिए, उन जो पॉलिश पॉलिश सिविलियंस हैं, जो सारे अनडिजायरेबल्स हैं, उनको मारने के लिए, गेटोज और गैस चैम्बर्स, जिसको जनरल गवर्नमेंट बोला गया है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पोलैंड केम अंडर जर्मन कंट्रोल, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो जर्मन कंट्रोल में आता था, और रिमेनिंग पार्ट आता था यूएसएसआर के कंट्रोल में। और अपन यहाँ पे पोलैंड की बात क्या कर रहे हैं, जर्मनी के अंडर जितना पार्ट आता था उसको, जितना जर्मनी ने ऑक्यूपाई करा था पोलैंड को, उसको उसने दो पार्ट में डिवाइड करा। द पीपल ऑफ पोलैंड वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड फॉर जर्मन, ऑब्वियसली यही उनका मेन एम था। वो कहते थे कि मैं लेबेंसरॉम को फॉलो कर रहा हूँ, लेबेंसरॉम का आइडिया फॉलो कर रहा हूँ, लिविंग स्पेस का आइडिया फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मैं टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा हूँ अपने जर्मनी के लोगों के सेटलमेंट के लिए। तो बस जिस एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई करा, वहां पे जो भी सारे पोलिश सिविलियंस जो पोल्स रहते थे, उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, और कहा किसको देना पड़ा, जर्मनी को, जर्मनी के पीपल को, आर्यंस को। ऑल अनडिजायरेबल पोल्स वर हर्डेड लाइक द कैटल टू जनरल गवर्नमेंट, सारे के सारे अनडिजायरेबल पोल्स को जनरल गवर्नमेंट, जो दूसरे पार्ट में जो डिवाइड किया था पोलैंड को, वहां पे भेज दिया जाता था, जहां पे उनकी डेथ हो जाती थी। इट वाज डेस्टिनेशन फॉर ऑल अनडिजायरेबल्स, सारे अनडिजायरेबल की वही डेस्टिनेशन थी कि फाइनली उनको गेटोज या गैस चैम्बर में जाके मार दिया जाए। अच्छा, पॉलिश लीडर्स वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर। सबसे पहले तो हिटलर ने बहुत दिमाग लगाया, उसने सबसे पहले तो मास मर्डर किसका कर दिया, पॉलिश लीडर्स का कर दिया। पॉलिश लीडर्स जो इंटेलिजेंट पीपल थे, जो आवाज उठा सकते थे, जो अपोज कर सकते थे, जो रिवॉल्ट कर सकते थे, तो सबसे पहले तो एडोल्फ हिटलर ने उनको ठिकाने लगाया, उनको उनका मर्डर करा। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स। जो भी सारे पॉलिश चिल्ड्रन जो आर्यंस की तरह दिखते थे बच्चे, क्योंकि अब पोलैंड कैप्चर कर चुके हैं, अब वो सारे लोगों पे किसका राज है, किसका कंट्रोल है, एडोल्फ हिटलर का। अब जो जो बच्चे आर्यंस की तरह दिखते थे उनको उनकी मदर से छीन लिया जाता था। मदर से छीनने के बाद उनको रेस एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता था, जो चेक करते थे कि हाँ ये नॉर्डिक है या नहीं है, ये जर्मन आर्यंस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, बड़े होके लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर वो रेस टेस्ट में, मतलब रेस एक्सपर्ट जो टेस्ट करता था इन बच्चों को, थोड़े बहुत जो आर्यंस की तरह दिखते थे, पहले इनकी मदर से छीन लिया जाता था, फिर रेस एक्सपर्ट्स इनको चेक करते थे कि ये सच में वैसे है या नहीं है, और अगर ये टेस्ट पास कर जाते थे छोटे छोटे बच्चे, तो इनको जर्मन फैमिलीज में पाला जाता था, उनको वहां पे रेस करा जाता था। और अगर ये टेस्ट पास नहीं करते, वो वाला रेस वाला टेस्ट पास नहीं करते कि ये नहीं 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 लग रही है नॉर्डिक जैसे, तो इनको ऑर्फनेजेस भेज दिया जाता था, अनाथ आश्रम भेज दिया जाता था, जहाँ पे इनकी डेथ हो जाती थी। तो इस तरह से एक अडोल्फ हिटलर एक रेशियल यूटोपियन सोसाइटी बनाने के लिए इतना बुरा गिर जाते थे, उनको बच्चों के ऊपर भी तरस नहीं आता था। स्टूडेंट्स, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हो, अगर वो आर्यन है वेल एंड गुड, और आप आर्यन नहीं हो तो वर्स्ट। अच्छा, इस तरह से देखो, हर्डेड लाइक कैटल, सारे के सारे पोल्स को ऐसे भेड़ चार मतलब एनिमल्स की तरह जनरल गवर्नमेंट भेजा जाता है। आपको पता है जनरल गवर्नमेंट में गेटोस और गैस चैम्बर्स होते थे, तो वहां पे उनकी डेथ हो जाती थी। सबसे पहले लीडर्स को मारा जाता, जो इंटेलिजेंट पीपल थे कि वो रिवॉल्ट ना कर पाए। पॉलिश चिल्ड्रन वर स्नैच्ड, उनको उन पॉलिश जो बच्चे थे जो आर्यंस के तरह दिखते थे, उनको उनकी मदर से छीन लिया जाता था। एग्जामिन बाय रेस एक्सपर्ट्स, फिर रेस एक्सपर्ट्स उनको एग्जामिन करते थे, उनका टेस्ट करते थे। देन अगर टेस्ट में पास हो जाए तो जर्मन फैमिलीज में उनका बॉर्न ब्रॉट अप होगा, और अगर वो नहीं पास होते थे उनको ऑर्फनेजेस भेजा जाता था, जब जहाँ पे वो बढ़ जाते। तो इस तरह से एडोल्फ हिटलर एक रेशियल यूटोपियन सोसाइटी बनाने के लिए इतना बुरा गिर जाते थे। ये तो सिर्फ पोलैंड का एग्जांपल दिया, ऐसे सारी कंट्रीज जिन जिनको ये कैप्चर करते, उन सबके साथ ये करते, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही लोग के रेस, एक ही रेस के लोग रहने चाहिए, आर्यंस। और आर्यंस ही बेस्ट रेस है, यही प्योर है, यही आइडियल है, यही परफेक्ट है, यही एक आइडियल सोसाइटी बना सकती है। This is how Nazis under leadership of Hitler tried to create a racially ideal society.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं, सेक्शन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट, यूथ इन नाजी जर्मनी। चिल्ड्रन यूथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एनी कंट्री। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो यूथ होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं किसी भी कंट्री के। दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, दे आर द बिगेस्ट असेट ऑफ द कंट्री। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हिटलर वाज वंस अ लीडर हु वाज इंटरेस्टेड इन यूथ। एडोल्फ हिटलर बहुत इंटरेस्टेड थे यूथ में। एडोल्फ हिटलर का मानना था, अगर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनानी है तो मेरे को यूथ को नाजी आइडियोलॉजीज बतानी पड़ेंगी। हमारी जो सोच है वो बच्चों की सोच में डालना पड़ेगा, जिससे वो उसी तरह से उनका वो बड़े होके जिए कि हाँ, ये जो आइडियोलॉजी है वो उसी को दिमाग में रख के बड़े हुए। उनको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, जो नाजी आइडियोलॉजीज हैं, जो उनका मानना था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, एडोल्फ हिटलर को मसीहा मानना चाहिए, ज्यूज को हेट करना चाहिए, डिक्टेटरशिप अच्छी है, ये सब चीजें बच्चों को शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही बतानी चाहिए, जरूरी है। ही फेल्ट दैट चाइल्ड मस्ट बी कंट्रोल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। अब ये एम अचीव करने के लिए, बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग नाच सोसाइटी बनाने के लिए, बच्चों को किस तरह से नाजी आइडियोलॉजीज बताई जाए, वो ये इस चीज को अचीव करने के लिए, इस एम को अचीव करने के लिए एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। स्टूडेंट्स देखो क्या लिखे। सबसे पहला, ऑल स्कूल्स आर क्लेंस एंड प्योरिफाइड। सारे के सारे स्कूल्स को प्योरीफाई करा गया, क्लेंस करा गया, क्लीन करा गया। किस सेंस में किया गया? जूस टीचर्स और समवन सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। जो जूस टीचर्स होते थे उनको डिसमिस किया जाता था, समवन सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल। जूस से तो आपको पता ही है कि जूस कौन होते हैं। जूस जो जिससे उनको नफरत है, सबसे सबसे वर्स्ट सफरर जो थे जूस, तो जूस टीचर्स को निकाल दिया गया। एंड समवन सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। वो लोग जो पॉलिटिकली अनरिलायबल दिखते थे, वो लोग जो कि अपोज कर सकते थे लीडर एडोल्फ हिटलर की बातों को, तो सबसे पहले उनको डिसमिस कर दिया गया स्कूल से। चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, बच्चों को सेपरेट कर दिया गया। जर्मन एंड जूस कुड नॉट सिट टुगेदर एंड प्ले टुगेदर। ना ही एक साथ बैठ सकते हैं, ना एक साथ खा सकते हैं, ना ही एक साथ पी सकते हैं, ना ही खेल सकते हैं। इन लोगों को, बच्चों को सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करने के बाद अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जो भी सारे अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, आर्यंस को छोड़ के बाकी सारे बच्चे, ज्यूज, क्रिपल, जिप्सीज, वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। पहले ज्यूज टीचर्स को भेज दिया गया बाहर, और अब ज्यूज बच्चों को भी, जिप्सीज को, क्रिपल्ड को, इन सबको भी क्या कर दिया गया? स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। फिर जो गुड जर्मन आर्यंस है, जो 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 गुड जर्मन चिल्ड्रन है, जो आर्यंस है, बेसिकली, उनको नाजी स्कूलिंग और ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रिटन, दोबारा से पूरा सिलेबस चेंज किया जाता था। अ न्यू सब्जेक्ट रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस। एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता था, रेशियल साइंस करके एक इंट्रोड्यूस किया गया। पूरा सिलेबस चेंज किया गया। जैसे सोशल साइंस होती है, वैसे ही एक सब्जेक्ट को जोड़ा गया, रेशियल साइंस। मतलब इसमें क्या बताया जाएगा कि रेस में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। सबसे ऊपर रेस ये है, सबसे नीचे वाली रेस ये है, सबसे नीचे वाली रेस को वैनिश हो जाना चाहिए, एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये रेशियल साइंस का सब्जेक्ट जोड़ा गया। मैथ्स भी इस तरह से पढ़ाई जाती थी, जिससे कि बच्चों के अंदर नाजी आइडियोलॉजी ठूसी जाए, उनको उनके अंदर थोपी जाए कि आप लोगों को पता हो कि नाजी आइडियोलॉजी क्या है, आप लोगों को उसी के साथ जीना है, ठीक है। इवन मैथ्स वर टॉट, ठीक है। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, बच्चों को बोला जाता है कि आप लॉयल रहे, आप सबमिसिव रहे, सेक्रीफाइस करें अपनी कंट्री के लिए, ज्यूज को हेट करें और एडोल्फ हिटलर की पूजा करें, उसकी वर्शिप करें। वही आपका गॉड है, वही आपका भगवान, वही मसीहा है। ऑल द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस, एम्फेसिस दिया जाता था। बॉक्सिंग पे एम्फेसिस दिया जाता था, जिससे बच्चे क्या बने? बहुत वायलेंट बने, एग्रेसिव बने, स्टील हार्टेड बने, स्ट्रांग बने, ठीक है। इसलिए स्पोर्ट्स पर, बॉक्सिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह से नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी। अच्छा, अब ये पूरे की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन को दी गई थी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या आपको याद रखना है? यूथ ऑर्गेनाइजेशन। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ। 10 ईयर ओल्ड हैज हैड टू एंटर जंग वॉक। जो अगर कोई बच्चा जब 10 साल का हो जाता था, उसको जंग वॉक जाना पड़ता था। बहुत सारी नाजी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जंग वॉक, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। 10 साल के बच्चे को जाना पड़ता था जंग वॉक। जब वो 14 का हो जाए, 14 प्लस का हो जाए, तो उसको ज्वाइन करना पड़ता था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता था, जो बच्चों को मानना पड़ता था, बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता था, अडेप्ट करना पड़ता था। कि 10 साल के बच्चे जाएंगे जंग वॉक, 14 साल के बच्चे जाएंगे नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में। दे वर लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन, एग्रेशन लेकर आए, वायलेंस लेकर आए अपने अंदर, डेमोक्रेसी को हिट करे, डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी है, ज्यूज को हिट करे, कम्युनिस्ट को, जिप्सीज को, एंड ऑल दोज हु आर कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल। तो हर बात पर उनको यही सिखाया जाता था, जो नाजी आइडियोलॉजी थी, कि एडोल्फ हिटलर की पूजा करे, एग्रेसिव बने, वायलेंट बने, एडोल्फ हिटलर मसीहा है, डिक्टेटरशिप को भी
मतलब डेमोक्रेसी को हेट करें, डिक्टेटरशिप सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट, जिप्सीज, इन सबको भी हेट करें. आफ्टर द पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18. जब वो 10 के हुए तो जंग वॉक जाते थे, 14 के नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, 18 के जब हो जाए तो उनको लेबर सर्विस भेजा जाता था, जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, या तो फार्म में वर्क करवा दिया जाता था थोड़े बहुत वेजेस अर्न करने के लिए. और उसके बाद उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते थे, या तो वो आर्मी ज्वाइन करें या फिर कोई नाजी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये उनके पास ऑप्शन रहता था. तो बच्चों को अपने अकॉर्डिंग, मैंने कहा है ना, आउटसाइड और इनसाइड दोनों ही, अंदर स्कूल के बाहर भी स्कूल के अंदर भी, दोनों ही जगह एडोल्फ हिटलर का पूरा कंट्रोल रहता था. एडोल्फ हिटलर ने जो सिस्टमेटिक प्रोसेस सेट कर रखा था, उसी के अकॉर्डिंग हर बच्चे को बढ़ना पड़ता था, उसी के अकॉर्डिंग हर बच्चा रेज होता था वहां पे. द यूथ लीग ऑफ नाजीज वाज फाउंडेड. ये जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी गई थी, ये 1922 में स्टूडेंट स्टैब्लिश हुई थी. और उसी टाइम पे बाकी सारी, जब एडोल्फ हिटलर पावर में आए, तो यूथ लीग को छोड़ के बाकी सारी लीग्स को उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि जिससे कि ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करे. सो ये देखो स्टूडेंट्स की जंग वर्क है, 10 टू 14, फिर 14 टू 18, 18 प्लस, और फिर और थोड़े बड़े हो गए तो या तो आप आर्मी में ज्वाइन करिए या फिर आप नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट्स और क्वेरीज, feel free to ask me. Okay, students, there are certain questions and you have to tell me the answers of those questions in comments. The very first question you have to tell me the answer of is the very first question. Nazi party wanted to create dash society. नाजी पार्टी किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहती थी? Second, what happened to Polish children who looked like Aryans? Okay. Third question, occupied Poland was divided into how many parts? Fourth question, at the age of 10, all children were sent to dash. Next question, youth league was founded in which year? So there are 5 questions. You have to tell me the answers of these 5 questions in the comments. Okay,